हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। और आप सभी क्लास को एक बार शेयर अवश्य करें ताकि और भी बच्चे जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। तो सभी साथी जो क्लास में आ चुके हैं क्लास को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और आज का एक क्लास नंबर 11 है। इससे पहले हमने 10 क्लास आप सबको करा दिए हैं इस सीरीज के अंदर। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं उन्हें भी आपको देखना है। और आप सभी जिनको भी ट्रिपल सी के कंप्लीट बैच की आवश्यकता है, तो एक हमारा रिकॉर्डेड बैच है। आपका किसी भी मंथ एग्जाम है, आप इस बैच को ले सकते हैं जो सफलता बैच 2025 नाम से है। इसमें ए टू जेड आपको थ्योरी क्लास करवाई गई हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी क्लास करवाई गई हैं। इसमें तो ई बुक आपको मिलेंगी और पी वाई क्यू के जो टेस्ट सीरीज हैं वो आपको मिलते हैं। कुछ और टेस्ट सीरीज हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। तो एक कंप्लीट बैच है जो 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर के लिए आप ले सकते हैं। जितने मंथ का आप चाहिए उतने मंथ का आप ले सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है। साथ ही साथ जो आपका नवंबर का बैच है, ये आज ही इसका जो ऑफर का है वो एक्सपायर होने वाला है, क्योंकि संडे तक एक ऑफर था। तो आज रात 12 बजे तक आप इसे 299 में ही ज्वाइन कर पाएंगे। और ये बहुत शानदार बैच है। जिनका भी नवंबर में एग्जाम है, और नवंबर में किसका होगा, जो अपना फॉर्म सितंबर में लास्ट सितंबर तक भर देगा उसका एग्जाम हो जाएगा। और उसको ये बैच लेना है मंडे टू फ्राइडे 5 बजे शाम को लाइव होती है, और एक आपकी 1 PM पर आती है। तो कल एक दोपहर में क्लास आएगी और एक शाम को 5 बजे क्लास आएगी, ठीक है। सेम ऐसे ही अक्टूबर एग्जाम के लिए आप सभी बैच ले सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम 12 अक्टूबर से स्टार्ट हैं। तो 12 और लगभग 10 दिन ये मान के चलिए अभी, है ना, 10 या 8 दिन जो भी हैं। तो आप 20 दिन ही मान लो, 20 दिन अभी आपके पास हैं और आप बहुत आसानी से इससे 20 दिन में भी कवर कर सकते हैं। इसमें भी थ्योरी क्लास हमने करवाई हैं विद PDF नोट्स। ईबुक आपको यहाँ पर दोनों दी गई हैं, एक चैप्टर वाइज, एक आपके मास्टर ईबुक। और टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तो 299 में आप ये सारा जो बैच है कंप्लीट आप ले सकते हैं और अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बट ये ऑफर केवल केवल आज के लिए है, यानी 21 सितंबर रात 12 बजे तक आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद फिर बैच आपको मिलेगा 399 में। तो आज रात 12 बजे तक आप सबके पास एक मौका है। जो हमने बैच लॉन्च किया था और उस समय जो स्पेशल ऑफर दिया था, वही प्राइस पर आज बैच आपको मिल जाएगा, यानी 299 में ही आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। और काफ़ी लंबे समय से ये ऑफर चला रहा है। तो आज संडे है और आज ही ये ऑफर आपको रात के 12 बजे एक्सपायर हो जाएगा। तो आप सभी ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी का मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से फिर बैच आप ले सकते हैं। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है कि आप वेबसाइट के थ्रू कैसे बैच परचेज कर सकते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। या कुछ भी ना समझ आए कि कैसे परचेज करना है, तो ये नंबर दे रखा है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299446। पर ध्यान रहे, स्पेशल ऑफर केवल केवल आज रात 12 बजे तक ही है। चलिए भाई, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर फॉर एडिटिव कलर मिक्सिंग। निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक रंग मिश्रण के लिए प्राथमिक रंग नहीं है। तो इसमें जवाब आपको देना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। और जो भी बच्चे क्लास में हाजिर हो चुके हैं भाई, आप सब क्लास को एक बार शेयर अवश्य करिएगा, ताकि और भी बच्चे जिनका भी एग्जाम आगे होने वाला है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। तो सारे बच्चे क्लास को शेयर अवश्य करेंगे। देखिए, कौन सा योगात्मक रंग मिश्रण के लिए प्राथमिक रंग नहीं है। सो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा डी, येलो, ठीक है। कौन सा करेक्ट आंसर बनेगा। अगर आपने येलो आंसर में दिया है तो एकदम ठीक आंसर दिया है, येलो आपका राइट आंसर है। सेकेंड प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थिर मेमोरी है। इस बात को समझना है कि भाई यहाँ पर कह रहा है वोलाटाइल है। तो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल ये बहुत पूछता है आपके पेपर में। और बहुत सिंपल सी बात है, जो आपकी टेम्परेरी है। कैसी है, जो टेम्परेरी है, मतलब जो आपकी स्थायी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो टेम्परेरी मेमोरी है वो आपकी रैम है, ठीक है। टेम्परेरी कौन सी है, रैम है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपका रोम, इसके साथ साथ में आपका हार्ड डिस्क और फ्लैश, ये कैसी मेमोरी हैं, ये आपकी परमानेंट है, ठीक है। लेकिन रैम आपका कैसा है, टेम्परेरी है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। कह रहा है भाई, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से डेटा हम अपने कंप्यूटर की तरफ भेजते हैं,
डेटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। कीबोर्ड से डेटा ही कंप्यूटर में एंटर होता है, माउस, मॉनिटर, स्कैनर, तो स्कैनर से भी डेटा को स्कैन करते हैं और सिस्टम में ले जाते हैं। लेकिन जो मॉनिटर है ये डेटा को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। भाई मॉनिटर पर हम क्या कर पाते हैं, डिस्प्ले कर पाते हैं, डेटा को देख पाते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे लिए है आफ्टर प्रोसेसिंग वो हमें मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाती है। फोर्थ नंबर में कह रहा है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेज। कह रहा है भाई सभी भाषाओं की जननी के रूप में जाना जाता है। ऐसी भाषा का नाम बता दो जो सभी भाषाओं की जननी है। ठीक है, यही तो पूछ रहा आपसे कि सभी भाषाओं की जननी जो है वो किसको कहा जाता है, कौन सा हो जाएगा। जो बच्चे अभी क्लास में जुड़े हैं अभी अभी भाई शेयर करो सभी बच्चे क्लास को एक बार, ताकि और भी साथी लोग जिनका भी एग्जाम है ट्रिपल सी का वो भी इसको देख पाएं। तो यहाँ याद रखना है कोबॉल है आपका, इसको बोलते हैं कॉमन, क्या बोलते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये होता है इसका फुल फॉर्म, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये फुल फॉर्म है आपका। और ये क्या है, कोबॉल क्या है, सभी भाषाओं की जननी इसको बोला जाता है। ठीक है तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी। इसमें से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी का उदाहरण है। तो आप सब जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा कि नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सा है। यहां पर आप देखेंगे जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं उसमें एक तो HTML दिया हुआ है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। ये फुल फॉर्म भी आप सबको याद रखना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप और लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैश कोडिंग स्टाइल सीट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कैश कोडिंग स्टाइल सीट बोलते हैं। ओके, और यहाँ जावा स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पर अगर हम टोपोलॉजी की बात करें तो वो है आपका स्टार टोपोलॉजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के लिए दस्तावेज आपने तैयार किया है और जब फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, जो वर्ड आपका है ये भी एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, बट ये किसकी तरफ से आता है, ये माइक्रोसॉफ्ट तरफ से आता है। आपके सिलेबस में कौन सा है, राइटर है जो लिब्रो ऑफिस का है। अब यहाँ अगर वर्ड के अंदर कोई फाइल आप बनाकर सेव करते हो उसका एक्सटेंशन रहता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो .doc डॉक्यूमेंट रहेगा और X फॉर एक्सटेंडेड हो जाएगा। तो 2007 का जो MS ऑफिस है या इसके बाद का है उसमें DOCX ही देखने को मिलेगा। 2003 वर्जन का कोई सॉफ्टवेयर है आपके पास में, वहां पर जो एक्सटेंशन होगा वो केवल DOC होगा। अगला सवाल है GUI स्टैंड फॉर। आपको GUI का फुल फॉर्म बताना है। यहाँ पर GUI का क्या मतलब हो जाएगा, GUI को क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। लिब्रो ऑफिस राइटर स्प्रेडशीट में आ जाता है। तो आपको याद रखना है राइटर स्प्रेडशीट नहीं है, ये आपका एक वर्ड प्रोसेसर है, ये सबको आना चाहिए। क्या है, वर्ड प्रोसेसर है। कैल्क एक स्प्रेडशीट है, कैल्क कैसा है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट में क्या होता है, ऐसे कॉलम होते हैं एंड ऐसे रोज होते हैं, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर लिब्रो ऑफिस कैल्क हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 9 का है निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, बताइए। अगर हम इसकी बात करें कि कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, जैसे जावा, फोटोशॉप, C++ और पाइथन, इसमें करेक्ट आंसर हमारा बनेगा बी, फोटोशॉप प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखना है, एक एप्लीकेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। आप ऐसे ग्राफिक भी लिख सकते हैं क्योंकि फोटोशॉप के अंदर जो है
आप फोटो एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है आपका और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाता है। अगला सवाल है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन आईपी एड्रेस। जो आईपी एड्रेस होता है ये क्यों होता है, इसका पर्पस क्या है। आईपी एड्रेस क्या है, तो इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल है टू आइडेंटिफाई अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। और यही हो जाएगा। देखो एक नेटवर्क पर ढेर सारे कंप्यूटर हैं और कैसे पहचानोगे कि कौन सा कंप्यूटर कोई है, तो उसकी पहचान करने के लिए आईपी एड्रेस होता है। क्या होगा, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जिससे हम किसी नेटवर्क पर एक विशेष कंप्यूटर की पहचान कर पाते हैं कि भाई इतने सारे कंप्यूटर इसमें से ये वाला कंप्यूटर ये है। तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू होता है। और इसमें भी आपको पता है कि IPv4 और 6 होता है। ये पूछे तो 32 बिट का होता है और ये पूछे तो 128 बिट का होता है। ये बहुत पेपर में आता है कि 4 और 6 जो वर्जन 4 और 6 है ना, ये कितने बिट के होते हैं। तो 32 और 128 बिट याद रखना है। अगला सवाल है HTTP के लिए पोर्ट नंबर क्या होता है। देखिए जब भी किसी वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि HTTP एक प्रोटोकॉल वहां पर ब्राउजर में वर्क करता है। तो वही पूछ रहा है कि ये बताओ HTTP का पोर्ट नंबर कितना है। तो आपको याद रखना है 80 होगा। लेकिन अगर यही सिक्योर वाला है, सुरक्षित वाला है, तो S लग जाएगा, तब इसका पोर्ट नंबर 443 हो जाएगा। तो दोनों बातें याद रखना है। नॉर्मली HTTP S पूछेगा तो 443 हो जाएगा। बट अगर आपसे पूछ रहा है कि HTTP का पोर्ट नंबर बताइए, तब आपको याद रखना है 80 हो जाएगा। ठीक है भाई, तब आपको याद रखना है 80 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा है इसमें। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की यहाँ पर बात की गई है। तो सही जवाब आपको बताना है क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर फिर आपका कौन सा हो जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखो यहाँ पर डेटाबेस की बात की गई है तो ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। फिर माई SQL हो जाएगा करेक्ट आंसर, माई SQL। आप सब लोग अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। और भाई कल सुबह भी तैयार रहिएगा क्लास के लिए। कल मॉर्निंग में, कल से हम लोग रिवीजन शुरू कर रहे हैं। तो कल मॉर्निंग में भी सुबह 8 बजे आपकी क्लास चलेगी रिवीजन वाली। तो कल से रिवीजन आपकी स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में, सबको आ जाना है। SQL का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर आपको बताना है। SQL का पूरा नाम क्या होता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसको बोलेंगे, तो पहला ही हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। अगला सवाल है, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ क्लाउड स्टोरेज डिवाइस या सर्विस। तो कह रहा है भी क्लाउड स्टोरेज सर्विस का एग्जांपल कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा इसमें से ऐसा है जो क्लाउड स्टोरेज की सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करता है। क्लाउड स्टोरेज की सर्विस प्रोवाइड कौन नहीं करता, ये करता है, ये करता है, ये भी करता है, बट डी ऑप्शन है जो कि वर्ड प्रोसेसर है। तो ये आपको क्लाउड स्टोरेज की सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। आगे सवाल अगला है आपका और इसमें कह रहा है कि DNS सर्वर का उद्देश्य क्या होता है। DNS सर्वर का उद्देश्य क्या होता है, जल्दी से जवाब आपको देना है। यहां पर सही जवाब क्या होगा, इसका मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। और ये जो होता है इसका काम क्या होता है, कन्वर्ट करना डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में। ठीक है, अगला सवाल है SSL TLS इंक्रिप्शन प्रोवाइड। व्हाट डज SSL TLS इंक्रिप्शन प्रोवाइड। ये जो SSL TLS से इंक्रिप्शन होते हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या प्रोवाइड करते हैं। तो सही जवाब आपको देना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फटाफट से बताइए। सिक्योर फाइल ट्रांसफर, सिक्योर वेबसाइट ब्राउजिंग, सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन। तो भाई ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखो इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं,
ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये फुल फॉर्म याद रखना है। और इसको क्या बोलते हैं? सिक्योर सॉकेट लेयर। इसको क्या बोलते हैं? सिक्योर सॉकेट लेयर। ये दोनों की फुल फॉर्म याद रखना अच्छे से। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार नहीं है? कौन सा भाई कंप्यूटर मेमोरी का एक टाइप नहीं है, एक प्रकार नहीं है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। ठीक है भाई, जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्या होगा? तो इसका जवाब क्या है? कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार कौन सा नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आपका, सीपीयू कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार नहीं है। अगला सवाल देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण नहीं है? ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन सी नहीं है? तो जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं। कैसी हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं। लेकिन फोर्ट्रान आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन डी बनेगा। अगला सवाल है, डेटाबेस में इंडेक्स का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इंडेक्स इन अ डेटाबेस? तो डेटाबेस में जो इंडेक्स है इसका क्या पर्पस है? डेटा पुनर्प्राप्ति को व्यवस्थित और अनुकूलित करना इसका काम है। अनधिकृत पहुंच से डेटा को सुरक्षित करने के लिए होता है। प्रेजेंटेशन के लिए डेटा को फॉर्मेट करना या डेटा को स्टोर और प्रबंधित करना। तो इसका जवाब पहला ही है, टू ऑर्गेनाइज एंड ऑप्टिमाइज डेटा रिट्रीवल। डेटा पुनर्प्राप्ति को व्यवस्थित और अनुकूलित करना ही इसका काम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का प्रकार है? वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा। अगर हम वेब ब्राउजर देखें तो जैसे गूगल नहीं है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन का प्रकार है। गूगल क्या है? अब यहाँ अगर हम बात करें कि गूगल क्रोम क्या है, तो भाई याद रखना है, अब ये ब्राउजर हो जाएगा। अब क्या है? ये ब्राउजर है। केवल गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। बट एआरसी ब्राउजर है, वेब एक ब्राउजर है। तो यहाँ डी करना पड़ेगा, बोथ वी एंड सी। एआरसी ब्राउजर और वेब ब्राउजर ये दोनों क्या हैं? ब्राउजर हैं। तो वी एंड सी करना पड़ेगा। अगला सवाल देखो, प्रोग्रामिंग में सशर्त कथन का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग? हम प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट की अगर बात यहां पर करें तो क्या है? ठीक है, प्रोग्रामिंग में सशर्त कथन का मतलब क्या है? टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन अ कंडीशन, टू कैलकुलेट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, टू स्टोर डेटा टेम्परेली, टू क्रिएट लूप्स। तो फर्स्ट ऑप्शन ही साफ साफ नजर आ रहा है। भाई हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट की बात हो रही है ना। तो टू परफॉर्म अ डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन कंडीशन, भाई कंडीशन के हिसाब से आप एक डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। एक कंडीशन, एक शर्त के साथ में आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो। तो भाई यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, कि ऐसा हो तब ये होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है, व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर? यानी यूआरएल का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेब विकास में कुकी का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कुकी इन अ वेब डेवलपमेंट? तो वेब डेवलपमेंट में कुकी का क्या मतलब होता है? इसका क्या पर्पस होता है? कुकी क्या करता है? ये यूजर के प्रेफरेंसेस को रिकॉर्ड कर लेता है, स्टोर कर लेता है, ब्राउजर में सेव कर देता है कि भाई यूजर की प्रेफरेंसेस क्या है ना, यूजर क्या देखना पसंद करता है। ठीक है ना, तो उसकी प्रेफरेंसेस को क्या करता है ये, और सेशंस को क्या करता है ये, स्टोर कर लेता है ब्राउजर के अंदर, वही कुकीज है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा आमतौर पर डेटा विश्लेषण और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के लिए उपयोग की जाती है? कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है जो आमतौर पर डेटा विश्लेषण के लिए और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो इसका जवाब देना है 24 में। सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए।
ठीक है, सही जवाब यहाँ पर क्या बनेगा? पाइथन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। पाइथन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कंपाइलर इन अ प्रोग्रामिंग। भाई प्रोग्रामिंग के अंदर जो कंपाइलर है इसका क्या पर्पस है या इसका क्या यूज है? व्हाट इज द यूज ऑफ अ कंपाइलर इन अ प्रोग्रामिंग। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, जो कंपाइलर होता है ये क्या करता है? टू ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। जो सोर्स कोड होता है उसको मशीन कोड में बदल देता है। देखो, एक प्रोग्राम लिखा आपने और इस प्रोग्राम का जो सोर्स कोड है इसको आपका कंप्यूटर नहीं जानता है, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा में ही लिखा नहीं है। अब आपको सर कंप्यूटर की भाषा है क्या? तो कंप्यूटर की भाषा है 0 और 1 की फॉर्म में, यानी बाइनरी में आपको लिखना पड़ेगा, है ना, जिसको मशीन भाषा कहते हैं। तो बाइनरी में तो लिखा नहीं आपने, आपने तो पाइथन में प्रोग्रामिंग कर दी है, और पाइथन एक हाई लेवल भाषा है, तो कैसे समझेगा? तो यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग भाषा लिखी गई है उसका जो सोर्स कोड है उसको ट्रांसलेट करवाने के लिए एक बीच में क्या लगा दिया आपने? भाषा अनुवादक, एक आपने ट्रांसलेटर लगा दिया। तो ये दो प्रकार के होते हैं, कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर, ठीक है ना। तो इनका काम है कि ये सोर्स कोड को मशीन कोड में बदल देते हैं। 0 1 की फॉर्म में ये खुद बदल देते हैं, आपने नहीं लिखा कोई बात नहीं, बट इनका काम है ये 0 1 की फॉर्म में बदल देंगे और कंप्यूटर को समझा देंगे, फिर कंप्यूटर आसान से समझ लेगा इसको। निम्न में से कौन सा डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का उदाहरण नहीं है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल ही नहीं है। तो देखो, सब तो हैं यहाँ पर, बट ये नहीं है, फोटोशॉप नहीं है, ठीक है। कैल्क में कोशिकाओं की श्रेणी यानी सेल के औसत की गणना कैसे करोगे? भाई सेल के अंदर कुछ लिखा आपने, सेल के अंदर कुछ लिखा आपने, अब आपको इनका क्या निकालना है? आपको इनका औसत निकालना है। तो आप औसत कैसे ज्ञात करोगे? औसत ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा आपका एवरेज का। और यहाँ देखो एवरेज का कोई दिया है, एवीजी दिया है, जो गलत है, क्योंकि आपको इक्वल और एवरेज लिखना पड़ेगा। और अब यहाँ पर आपको सेल की वैल्यू लिख देनी है, जैसे मान लिया V1 से लेकर और V5 तक निकालना है, तो वो हमने डाल दिया यहाँ पर। तो औसत अब V1 से V5 तक जो लिखा होगा उसका निकल आएगा। जैसे 4 लिखा है, फिर 6 लिखा है ना, फिर 8 लिखा है, फिर 2 लिखा है, तो 4 और 6 10 और 8 18 और 2 20 हो गए। अब 20 को भाग करना पड़ेगा आपको 4 से, है ना, 6 और 4 10 और 8 18 2 20, 4 से भाग करोगे तो इसका आंसर निकलेगा 5, यानी कि जो एवरेज निकल के आएगा वो आपका 5 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है। ऐसे ये V1 से V5 तक देखेगा कि उसमें क्या लिखा है, सबको जोड़ेगा और जितनी वैल्यू है उनसे फिर डिवाइड करके आपका आंसर डायरेक्टली आपके सामने रख देगा। अगला सवाल क्या है? फंड शैली बदलने के लिए कैल्क में किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं? आपसे पूछा है कि भाई फंड शैली को कैसे चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, विच मेनू नहीं होगा, विच टूल बार होगा। भाई कौन सी टूल बार में जाकर आप फंड शैली को चेंज कर सकते हैं? तो फंड शैली बदलने के लिए कैल्क में किस टूल बार पर जाना होता है? कौन सी टूल बार पर आपको जाना होता है? तो फॉर्मेटिंग टूल बार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ जाना पड़ेगा? फॉर्मेटिंग टूल बार पर जाना पड़ेगा और वहां से फंड शैली को चेंज कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। आप कैल्क में सशर्त स्वरूपण कैसे लगा सकते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगा सकते हैं? हमने कहा अगर हम यहाँ पर बी टाइप करें तो आपको क्या करना है? इसको बोल्ड कर देना है और साथ ही साथ इसका कलर जो है वो रेड कर देना है। पर अगर हम ए टाइप करें या सी टाइप करें या डी टाइप करें, कुछ नहीं करना है, केवल बी को ही ऐसा करना है। तो एक कंडीशन दे दी, एक शर्त दे दी हमने कि भाई यदि ऐसा हो तो ही ऐसा करना है, ठीक है। हमने कहा अगर हम इस सेल के अंदर कोई नंबर टाइप करते हैं और वो नंबर अगर 5 से छोटा है, जैसे 4 लिखूं, 3 लिखूं, 2 लिखूं, तो इसको आपको क्या कर देना है? रेड कर देना है। लेकिन अगर हम इसमें 5 लिखूं या 5 से बड़ा कोई नंबर लिखूं तो कुछ नहीं करना है। तो एक कंडीशन लगा दिया आपने, एक शर्त लगा दी वहां पर कि भाई ऐसा हो तो ऐसा करना है। तो ये सशर्त स्वरूपण होता है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। वो कैसे? तो राइट क्लिक ऑन द सेल एंड सेलेक्ट कंडीशनल, यूज द फॉर्मेट मेनू एंड चूज कंडीशनल, प्रेस कंट्रोल सी। तो यहाँ पे भाई ऑप्शन बी है, आपको फॉर्मेट मेनू का यूज करना है और उसके बाद में आप कंडीशन वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो कहाँ जाना है? फॉर्मेट मेनू का यूज करना पड़ेगा आपको।
अगला सवाल है, कैल्क में सेलों की श्रेणी में उच्चतम मान कैसे निकालोगे? जो सेल है, जैसे मान लिया कि V1 से लेकर और D1 तक जो भी लिखा है उसमें हाईएस्ट वैल्यू निकालना है। मान लिया कि V1 के अंदर लिखा था 4, V के बाद आता है C1 में लिखा था 5, ठीक है, फिर D1 में लिखा था आपका 2। तो अब कह रहा है कि भाई इन तीनों के अंदर सबसे हाईएस्ट जो आपकी वैल्यू है वो बता दो। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इक्वल, यहाँ लिख देते हैं इक्वल, और लिखेंगे मैक्स, और यहाँ लिखेंगे V1 कोलन D1 इक्वल का साइन हमने लगा लिया शुरुआत में, और एंटर मारते ही हमारे सामने जो रिजल्ट में आएगा वो आएगा 5, क्योंकि यहाँ ये देखेगा, इसमें चेक करेगा और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको निकाल कर बाहर रख देगा कि भाई ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। इसी प्रकार से इसमें मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम MIN मिन लिखेंगे और V1 कोलन D1 लिखेंगे, तो रिजल्ट में हमें प्राप्त हो जाएगा 2, क्योंकि इनमें देखेंगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू हमारी 2 है और मैक्सिमम हमारी 5 है। तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, मैक्स होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है, मिनिमम के लिए मिनिमम होगा। तो आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त करेंगे, और आप सभी को जैसा हमने शुरुआत में ही बताया था, स्पेशल ऑफर केवल और केवल आज के लिए है। तो आप इस बैच को अभी मात्र आज रात 12 बजे तक 299 में ही ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद फिर ये बैच 399 का हो जाएगा। सो आप सब रात 12 बजे तक इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। और इतना मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि अगर आप इस बैच को प्रॉपर पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से CCC के एग्जाम को आप मात्र 299 में ही एक अच्छी ग्रेड से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम जितना आपको बताते हैं उसे कहीं ज़्यादा ही पढ़ाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हमने केवल ये बोला था आपको, जो बोला था वो तो हम पढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ जितना हो सकता है आपके लिए मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट वो हम आपको इन सभी बैचेस के अंदर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक नया बैच है नवंबर का, जो लाइव चलता है 5 PM पर, और ये लगभग कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 9 स्टार्ट है, मंडे को चलेगा, और फिर चैप्टर 10 चलेगा। तो ये लगभग आप समाप्ति की तरफ बैच है, और जितने क्लास आपके छूटे हैं अक्टूबर बैच में वो सारे ही देखने को मिल जाएंगे। जैसा हमने कहा, लगभग अभी 20 दिन का समय आपके पास है। ठीक है, शुरुआत में अगर पड़ जाए तो 20 दिन का समय है, नहीं तो आगे और भी बढ़ सकता है। तो अभी बहुत कुछ आप इसमें कर सकते हैं। ना ही कुछ ई बुक लेना पड़ेगा अलग से, ना ही टेस्ट सीरीज लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 ई बुक यहाँ हम आपको दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज जिसमें हम आपको दे रहे हैं, थ्योरी क्लास आपको प्रॉपर यहाँ मिल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास आपको प्रॉपर मिल रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए थ्योरी क्लास है। एक नज़र से उसको अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लो, क्योंकि क्लास का टाइमिंग 40 से 45 मिनट का होता है। तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, डबल कर लीजिएगा, तो इस क्लास को 20 मिनट में फिनिश कर सकते हो। और दिन भर में 2-3 क्लास कर लेते हैं तो भी आसानी से आप जो है से कवर कर सकते हैं। और ये नंबर यहाँ दे रखा है 9452299436। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए। और इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो सिंपल तरीका है व्हाट्सएप कर लेना, यहाँ पर भी हम आपको भेज देंगे जो हमारा प्ले स्टोर है उसका लिंक, और वहाँ से फिर आप डाउनलोड कर पाओगे। किसी भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आप हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, इनको स्कैन करके। और नंबर यहाँ दे रखा है, इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सेशन में आज इतना ही रखेंगे। कल सुबह 8 बजे भी आपको आ जाना है मॉर्निंग में, और कल से रिवीजन क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। तो रिवीजन क्लास 1 होगा कल आपका सुबह 8 बजे, जिसमें आप सबको प्रेजेंट होना जरूरी है। तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।